नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज खबरों के बकेट में क्या है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भीड़ की भगदड़ की। आपको दिखाएंगे कि बांद्रा टर्मिनस हादसे की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में भगदड़ मच गई, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर कौन सी है, महाराष्ट्र में महाभारत के शय और मात का दौर जारी। दरअसल अखिलेश एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी फंस गई है। पूरी खबर आपको बताएंगे। बात तीसरी बड़ी खबर की करते हैं, बात बिहार की राजनीति की करते हैं। आरजेडी में शहाबुद्दीन रिटर्न, तो क्या फिर से वही वाला पैटर्न, क्यों जेडीयू और बीजेपी बिफर गए, दिखाएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे जिम ट्रेनर ने कैसे दृश्यम स्टाइल में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिंदगी खत्म कर रहे हैं। डिटेल के साथ ये पूरी खबर अब से कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर सियासत की महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। समाजवादी पार्टी ने कम से कम 5 सीटों की मांगे रखी हैं और 5 सीट नहीं मिली तो 25 कैंडिडेट उतार देने की बात कही है। मतलब अगर 5 सीटें नहीं दी तो 5 गुना कैंडिडेट ज्यादा उतार देंगे, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव से पहले नेताओं के नाराज होने का सिलसिला भी जारी है। टिकट नहीं मिलने से नवाब मलिक नाराज हो गए। चुनावी मैदान में उन्होंने एकला चलो का नारा दे दिया है। नवाब मलिक 29 अक्टूबर को इंडिविजुअली नामांकन करने पहुंचेंगे। शिवाजीनगर मानखुर्द से ही वे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस बार इन्हें एनसीपी अजीत पवार गुट ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में चुनावी मैदान में इन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बेहद तेज है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। गेवराई से विजय पंडित को उम्मीदवार बनाया गया। पारनेर सीट से काशीनाथ दाते को टिकट दिया गया है। महायुति में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की होड़ बीजेपी, एनसीपी अजीत गुट और शिंदे शिवसेना गुट में है, और ऐसे में सभी प्रत्याशियों का चयन बहुत सोच समझ कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर है, जहां सियासत बहुत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आ रहा है। बीजेपी अधिकारियों की मदद से चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार निश्चित है। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। अगली खबर लखनऊ से। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे नाम के एक शख्स की मौत के मामले में सपा नेता पूजा शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंची थी पूजा शुक्ला। चिन्हट पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। मृतक मोहित के परिवार वालों ने मंत्री आवास के पास रोड जाम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंची सपा नेता पूजा शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला बहुत संवेदनशील है और उस पर सियासी माइलेज लेने की शायद कोशिश थी और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूजा शुक्ला नाम की नेता को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर राजस्थान से, जहां श्री गंगानगर में पानी की टंकी से एक शख्स कूद गया। 65 फीट की ऊंचाई से कूदने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल काम ना मिलने की वजह से यह बेहद परेशान था। जानकारी के मुताबिक इस युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर 65 फीट ऊंची पानी की टंकी से छलांग लगा दी। वो बिजली के तारों से टकराता हुआ सड़क पर गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत इस वक्त बहुत गंभीर बताई जा रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे कई बार लोगों के हौसले टूट जाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर की तस्वीर, और आप देखें ये शख्स कितनी ऊंचाई से कूद रहा है। 65 फीट से ये कूदा, ये तो तारों में अटक गया तो इसकी जान अभी तक बची हुई है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोग केईएम अस्पताल में भर्ती करवाए गए। रात 3 बजे भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की हालत गंभीर है। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। जनरल बोगियों में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लोग और हादसे का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस के इस प्लेटफॉर्म पर 1000 से 1500 लोगों की क्षमता है, लेकिन रात के 3 बजे अचानक 2500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद स्थिति को काबू करना कैसे मुश्किल हो गया, ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर।
स्थिति जब बेकाबू हुई तो भगदड़ मच गई और फिर इसमें कई लोग जख्मी हो गए। ये 5 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं किसी के जूते गिरे तो कहीं किसी की चप्पल। 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। बांद्रा टर्मिनस में जिस तरीके से घटना घटी है, स्टैम्पिड हुआ है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न रेलवे ये कह रहा है कि जो बांद्रा से गोरखपुर ट्रेन 5:15 बजे छूटनी थी वो लगभग 2:44 पर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और प्लेटफॉर्म के आने पर के दौरान पैसेंजर उसमें चढ़ते हुए नजर आए, जिसको लेकर के हादसा होता है। वेस्टर्न रेलवे कह रहा है कि 2 लोग इंजर्ड है, जिन्हें हम जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं बाबा हॉस्पिटल वहां पर पहुंचाया गया है। वहीं बीएमसी का कहना है कि लगभग 9 लोग इंजर्ड हुए हैं जिन्हें यहां पहुंचाया गया है, उसमें से 2 गंभीर रूप से घायल है। इधर बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मामले में रेलवे का बयान सामने आया है। प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में चढ़ने से भगदड़ मची थी, ये रेलवे की ओर से कहा गया है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते ही भीड़ बेकाबू हो गई थी। त्योहार का मौका और जो लोग छुट्टी मिल गई है वो घर जाना चाहते हैं। और आप देखिए कि रात के 3 बजे ट्रेन पहुंची तो कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा थी। जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश, उसके बाद हादसा। 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर। 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था। उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। दरअसल दीपावली और छठ पूजा के लिए अपने अपने गांव जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही। त्योहार की वजह से उत्तर भारत की अधिकांश ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। गुजरात रेलवे स्टेशन पर हाल क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर। भीड़, कंधे पर भारी बोझ और ट्रेन में चढ़ने की होड़। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर लाखों यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सर यूपी जा रहे हैं कानपुर। हाँ सर, लमसम ये 3 बजे रात से। सर लमसम यहाँ पे लाख पब्लिक होगी सर, 1 लाख होगी। सर बहुत दिक्कत है सर, यहाँ प्राण बच्चे सर आते आते सर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की थी, अधिक सर, हर साल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्दी थी सर। कुछ भी नहीं है सर, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, पानी ना खाना कुछ भी नहीं है। हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटे से स्टेशन पर यात्रियों का डेरा है। पूरा रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा पड़ा है। यूपी, एमपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यात्रियों ने नव भारत से अपना दुखड़ा सुनाया। घर जा रहे हैं सर, करीब कल शाम 7 बजे से खड़े हैं। बहुत भीड़ है। लाखों की भीड़ देखकर रेलवे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हालांकि रेलवे का दावा है कि कई ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई गई हैं। सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद 2 बजे के बाद भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। फिर रात में वापिस से दानापुर वाली ट्रेन है। इस तरह से लगातार ट्रेनें मिलेगी और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया जाएगा। भीड़ इतनी कि अब वो आवाज भी सुनाई नहीं दे रही कि यात्रीगण आपकी ट्रेन कितने घंटे देरी से चल रही है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 8508। और राजस्थान के श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी बैलून मिलने से हड़कंप मच गया। दौलतपुरा के चक 6Q के खेत में ये बैलून बरामद हुआ है। पाकिस्तानी बैलून राजस्थान के श्रीगंगानगर से बरामद हुआ है और इस पर PIA लिखा हुआ है। पाकिस्तानी गुब्बारे की जांच कर रही है पुलिस। दरअसल सीमा पार से इन दिनों स्मगलिंग की यही मॉडस ऑपरेंडी है और इस तरह के बैलून मिलना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल इसको लेकर जांच गहनता से की जा रही है। अगली खबर दिल्ली से। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिवाली से पहले धुएं की चादर में दिल्ली ढक चुकी है। 349 के पार पहुंच चुका है दिल्ली का AQI। और नोएडा की बात करें जो कि NCR का इलाका है, तो यहाँ भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस लेवल पर दिल्ली का AQI पहुंच चुका है, इसकी वजह से जल्दी ग्रैप 3 लागू हो सकता है दिल्ली में। दिल्ली सरकार की तरफ से जनता पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके राजधानी जहरीली हवा वाली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने। हालांकि
राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई और आगरा जैसे शहरों में भी प्रदूषण का हाल यही दिख रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी से ही, जहां दिल्ली के पालिका बाजार में चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद हुआ। जब्त मोबाइल जैमर की क्षमता 50 मीटर की है। जैमर वो होता है जिससे आपके मोबाइल नेटवर्क्स काम करना बंद कर देते हैं और ये दिल्ली के मार्केट में बिक रहा है। चाइनीज जैमर का दुकानदार के पास कोई दस्तावेज भी नहीं। दिल्ली पुलिस ने दुकान मालिक रवि माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। दुकानदार ने यह बताया कि लाजपत मार्केट से 25,000 में इसे खरीदा था और इसे ऊंचे दाम में बेचने के लिए लेकर आया था। इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। दुकानदार के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थे, वो इसे अवैध तरीके से बेचने की जुगाड़ में था। के कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में एक संदिग्ध जैमर बरामद हुआ है, जिसको दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है और दुकानदार, जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रोहिणी में ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस लगातार बड़े लेवल पे पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को पता लगा कि पालिका बाजार के अंदर एक दुकान में जैमर बिक रहा है, जिस जैमर की क्षमता करीब 50 मीटर की है। वो 50 मीटर तक कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है। यह अपने आप में एक संदिग्ध मामला था, जिसको दिल्ली पुलिस ने यहाँ मौके पहुंचकर उस दुकानदार से इस जैमर को बरामद किया और उसको जब्त किया और दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस जैमर को बेचने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके लाइसेंस। अधिकारी का भंडाफोड़ हुआ है। नकली अधिकारी बनकर ऑनलाइन रुपए मांगे गए थे। व्यापारियों को डरा धमकाकर यह वसूली कर रहा था। भंडाफोड़ के बाद व्यापारियों ने पुलिस को शिकायत दी। नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर यह धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर आप देखें कि व्यापारियों को डरा धमकाकर पैसे वसूले जा रहे थे। आगे आपको दिखा। और अगली बड़ी खबर बिहार से, जहां सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हिना शहाब और मोहम्मद ओसामा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। लालू यादव ने इन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। जिस वक्त सदस्यता ग्रहण कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पटना के 10 सर्कुलर आवास पर यह सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इधर सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी के आरजेडी में शामिल होने पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधा। आरजेडी की रणनीति गुंडों को टिकट देना, यह बीजेपी कह रही है। वे क्या कर रहे हैं, किसे ला रहे हैं, ये जेडीयू सवाल पूछ रही है। देखिए किस तरह के रिएक्शंस हैं। शहाबुद्दीन के परिवार को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऑफिशियल रणनीति आने वाले बिहार चुनाव में गुंडों को टिकट देना, गुंडों के परिवार को टिकट देना और बिहार को एक ऐसे युग में वापस ले जाना है जहां माफिया, बाहुबली और गुंडे विधायक के भेष के अंदर जनता को लूटा करते थे और मासूमों की जान को लिया करते थे। बिहार वापस से वो काले दिन में कभी नहीं जाएगा। अच्छी बात है, उनको जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल भेजकर होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आ रहा है, जहां होटल फॉर्च्यून, होटल लेमन ट्री और मैरियट होटल, ये वो बड़े होटल्स हैं जिनको धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने $55,000 की मांग की है। अब आपको ये बताते चलें कि पिछले कई महीनों से देश भर में फ्लाइट्स, स्कूल, कॉलेजेस और होटल्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। आज लग्जरी होटल्स को इस तरह की धमकी मिली है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा इस तरह के हॉक्स कॉल जो हैं वो फ्लाइट्स को मिल रहे हैं, यानी कि उड़ानों को मिल रहे हैं। और अब एक नया मामला होटल्स का सामने आया, जो कि लखनऊ से सामने आया। इस बीच आपको कानपुर की खबर दिखाते हैं, जहां हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। महिला के लापता होने से पहले का वीडियो सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में जिम से बाहर निकलते महिला दिख रही। ये वो महिला है जिसका दृश्यम अंदाज में कत्ल किया गया है। जिम के ट्रेनर पर आरोप है और ये उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लाल टी शर्ट में बैग लिए हुए ये वही महिला है जिसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल इसको लेकर अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये बहुत अहम सबूत पुलिस के हाथ लगा है। और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित 5वें क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 31,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दूरदर्शी पहल क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन इस आर्थिक उछाल के पीछे प्रेरक शक्ति है। आरआईसी के संचालन की अनूठी पहल ने राज्य में अब तक 5 क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों में 2,81,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आरआईसी एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण है, जो इसे देश भर में एक असाधारण रणनीति बनाता है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीडीपी $5 ट्रिलियन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सक्षम नेतृत्व में विकसित भारत के लिए उनके साहसिक दृष्टिकोण को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश ने अपना 5वां क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन रीवा में आयोजित किया। रीवा मध्य प्रदेश की सौर राजधानी है और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए RIC एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो ISD का निर्माण किया जाएगा और यही नहीं ICD के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2680 करोड़ रुपए की लागत वाली 21 औद्योगिक इकाइयों को लॉन्च किया, जिससे 1830 नौकरियां पैदा होंगी। हम यह सभी दूर MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे और जिला रीवा और सतना में नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। RIC रीवा को करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है, जिससे 28,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। इनमें से अधिकांश खनन एवं खनिज, सीमेंट उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र से प्रस्ताव आए हैं। 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक सीमेंट प्लांट में। वो प्लांट वर्ल्ड का फर्स्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलता हुआ प्लांट हो। पतंजलि के लिए हम लोग मुख्य रूप से फूड प्रोसेस में काम करेंगे, फार्मर ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे, लोगों के रोजगार और उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी कार्य हो सकता है। 400 करोड़ के निवेश के साथ में एक MDF प्लांट का हम प्रपोज की योजना बना रहे हैं। कॉन्क्लेव के दौरान IT, ITES, ESDM, माइनिंग, टूरिज्म, MSME और कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे विभिन्न सरकारी विभागों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सबसे अनुकूल अवसरों और नीतियों को पेश किया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के अंदर आज जैसे कि उम्मीद थी, औद्योगिक क्रांति की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसका रिस्पांस भी क्षेत्र से उतना ही अच्छा आया। 5 रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में CM डॉक्टर मोहन यादव की अनूठी पहल ने 2,81,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के भव्य उद्घाटन से पहले नर्मदापुरम और शहडोल के लिए और अधिक RICs की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।